आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12th इकोनॉमिक महाराष्ट्र बोर्ड का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन मिल सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो 8 मार्क्स का है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन याद रखो ये टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कितने मार्क का पूछ सकता है? ये 8 मार्क का पूछ सकता है। और सेम इसी के ऊपर एक बेस है टाइप्स ऑफ मेथड, और आप बोल सकते हो मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर पॉइंट मेथड है। कौन सा मेथड है? पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग और ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी डिमांड, जिसके अंदर अपने को ये बताना है रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, वो इसी के ऊपर तो बेस है ना। तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ सकता है ना, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, तो पूछा भी है प्रीवियस ईयर के कुछ बोर्ड पेपर्स में। तो ये क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज के 10 से 15 मिनट के वीडियो लेक्चर में, और मैक्सिमम 20 मिनट का बन जाएगा वीडियो, जिसके अंदर हम ये पूरे टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। एंड मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर आपने पहले से पढ़ लिया है तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक्टिविटी शीट क्या करूंगा, नीचे पीडीएफ दे दूंगा। आप ये क्वेश्चन देखने के बाद क्या करना, जाके वो जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस के अंदर कुछ चेंज होगा, मतलब प्राइस अगर इंक्रीज होता है और प्राइस अगर डिक्रीज होता है, तो उसकी वजह से डिमांड भी क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज होता है। लेकिन कितना इंक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है? अगर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से डिमांड भी चेंज होगा, मतलब डिक्रीज इंक्रीज होगा, मतलब घटेगा बढ़ेगा। लेकिन कितना, मतलब हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ वो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूज करके क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट हुआ। ठीक है, अब जो है पहला जो टाइप्स है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो यहां पे लिख लो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है। अच्छा देखो, कभी भी क्या करना, आप पहले डायग्राम्स बनाना और ऊपर का 2-3 लाइन छोड़ देना, फिर बाद में मीनिंग लिखना। क्यों? क्योंकि आप ये डायग्राम्स को देखो, परफेक्ट मतलब और इनइलास्टिक। परफेक्ट मतलब क्या होगा? या तो डिमांड परफेक्ट होगा या तो प्राइस क्या होगा? परफेक्ट होगा। मतलब क्या हुआ सर कि या तो प्राइस मेरा चेंज नहीं होगा या तो मेरा डिमांड चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो होता है परफेक्ट। फिर दूसरा वर्ड क्या बोला? इनइलास्टिक। तो जब इनइलास्टिक होगा मतलब डिमांड के अंदर नो चेंज, मतलब डिमांड के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, डिमांड के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो प्राइस घटने दो या प्राइस बढ़ने दो, प्राइस या घटने दो या तो प्राइस बढ़ने दो, लेकिन डिमांड चेंज नहीं होगा। किसकी वजह से? इनइलास्टिक। क्योंकि ये मार्कर जो है ना, ये इनइलास्टिक है, इसको तुम इंक्रीज नहीं कर सकता है, बरोबर ना। लेकिन इसीलिए इसको इनइलास्टिक मतलब जो चीज फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब यहां पे डिमांड क्या होगा? तुम्हारा परफेक्ट होगा। डिमांड क्या होगा? परफेक्ट होगा, भले तुम्हारा प्राइस इंक्रीज होने दो, डिक्रीज होने दो। ठीक है, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या डेफिनेशन बन गया? यहां पे डिमांड चेंज हो रहा है क्या सर? नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस चेंज हो रहा है ना सर? हाँ सर, प्राइस चेंज हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। प्राइस एक बार इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, बट डिमांड चेंज हो रहा है क्या सर? नहीं। अब यही हो गया डेफिनेशन। सर कैसे डेफिनेशन? चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, प्राइस के अंदर अगर चेंज होता है, चेंज इन प्राइस has no effect on quantity demanded, it is called as perfectly inelastic demand। देखो चेंज इन प्राइस, पहले प्राइस देखो, प्राइस क्या हुआ? पहले ओपी था, अब प्राइस OP1 हो गया, फिर प्राइस OP2 हो गया, मतलब प्राइस घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है OQ वो मेरा चेंज हो रहा है क्या सर? नहीं चेंज हो रहा है। मतलब चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड।
बोलो समझ में आ गया? हाँ सर। क्या बोला मैंने? चेंज इन प्राइस। इंग्लिश नहीं भी आता ना बेटा तो भी तुम इजीली एक्सप्लेन कर सकता है। क्या? चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड। मतलब क्या हुआ सर? प्राइस घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन मेरा डिमांड चेंज नहीं हो रहा है। उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इंग्लिश नहीं भी आता ना तो भी इजीली एक्सप्लेन कर सकता है। क्या सर? चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस मतलब प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है। तो चेंज इन प्राइस हैज नो इंपैक्ट और नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों सर? क्योंकि ये जो एक्स एक्सेस है वो क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है? क्वांटिटी डिमांड। ये वाई एक्सेस क्या बता रहा है सर? ये प्राइस बता रहा है। सो चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। बोलो, डायग्राम भी तुमको समझ में आ गया कि प्राइस जो है वो घट रहा है, प्राइस जो है बढ़ रहा है, लेकिन मेरा क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक में। ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूंगा ताकि आप इजिली इसको सॉल्व भी कर सको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्राइस इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ, ईडी मतलब हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी मतलब क्या हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्राइस चेंज हुआ 40% से। कितने परसेंट से चेंज हुआ? 40% से प्राइस चेंज हुआ, लेकिन मेरा डिमांड चेंज हुआ क्या सर? डिमांड जो है मेरा 0 चेंज हुआ। मतलब 0% से मेरा डिमांड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो डिमांड जब 0% से चेंज हो रहा है, प्राइस 40% से चेंज हो रहा है, तो अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये 0 है, 0 आंसर। तो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा? 0 आया। सर कैसे 0 आया? क्योंकि फॉर्मूला लगाया किसका? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का, कि चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। चेंज इन डिमांड कितना था सर? OQ सेम था, 0 था, तो मैंने 0 लिख दिया। सर चेंज इन प्राइस था 40%, 30%, 20%, जो भी आपको एग्जांपल लेना ले सकते हो। अज्यूम करके सॉल्व किया तो क्या आ गया? 0 आ गया। समझा कि नहीं समझा? बहुत सारे लोग को डाउट है, सर ये 40% कहां से लिया आपने? ये बेटा अज्यूम करना है। इकोनॉमिक्स में जो चीज नहीं समझ में आए वहां पे तुमको क्या करना चाहिए? अज्यूम कर लेना चाहिए। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या टॉपिक है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ये परफेक्टली इलास्टिक है मतलब यहां पे या तो डिमांड परफेक्ट होगा या तो प्राइस परफेक्ट होगा, लेकिन आगे बोला इलास्टिक मतलब यहां पे डिमांड चेंज होगा। यहां पे डिमांड क्या होगा? चेंज होगा, लेकिन प्राइस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इन इलास्टिक में क्या था? डिमांड चेंज नहीं होगा। इलास्टिक आया मतलब यहां पे प्राइस चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा? प्राइस चेंज नहीं होगा। देखो अब ये डायग्राम को आप देखो, क्वांटिटी डिमांड कितना है? OQ है। अब OQ क्वांटिटी डिमांड है, बाद में क्या हो गया? OQ1 हो गया। चलो मैं एक और करो बना देता हूं, डिमांड कम हो गया, OQ2 मतलब OQ2 हो गया। लेकिन क्या प्राइस के अंदर चेंज हो रहा है सर? मेरा जो प्राइस है OP, ये वाई एक्सिस क्या बता रहा है? प्राइस बता रहा है। क्वांटिटी डिमांड मेरा चेंज हो रहा है, OQ से OQ1 हो रहा है, OQ2 हो रहा है, लेकिन मेरा प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। OP प्राइस देखो सेम है। दैट मीन्स क्या हुआ? 0 चेंज इन प्राइस बट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंज इनफिनाइट। इनफिनाइट मतलब होता है ये सिंबॉलिक फॉर्म। इनफिनाइट मतलब जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसका वैल्यू कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, बेसिकली अनलिमिटेड होता है। क्या समझा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या समझा? 0 चेंज इन प्राइस। क्या समझा? 0 चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी डिमांड चेंज इनफिनाइट। इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब इसका इलास्टिसिटी डिमांड इनफिनाइट क्यों आता है वो भी मैं बता देता हूं। अगेन इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या बोलो? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कहीं कहीं पे डी नहीं लिखा रहता है तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब यहां पे देखो प्राइस मेरा चेंज हो रहा है क्या सर? नहीं चेंज हो रहा है। प्राइस मेरा क्या हो रहा है? 0% चेंज हो रहा है, लेकिन मेरा डिमांड मान लीजिए 20% चेंज हो रहा है। तो मेरा डिमांड चेंज हो रहा है 20% से, तो क्यों? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 20%, लेकिन क्या मेरा प्राइस चेंज हो रहा है? बोलो प्राइस चेंज हो रहा है? सर नहीं चेंज हो रहा है, ये तो 0 है। तो देखो जब ऊपर 0 आता है तो ये कहानी, ये सेंटेंस आप बोलोगे 0 से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जब 0 नीचे आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलता है? इनफिनाइट बोलता है। क्या बोलते हैं उसको? इनफिनाइट बोलता है। तो यहां पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या आ गया?
इन्फिनाइट हो गया। बोलो समझ में आया? हाँ सर। अब इसका अगर दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, किसका? परफेक्टली इनइलास्टिक का, परफेक्टली इलास्टिक का, या पहले बोल दिया परफेक्टली इलास्टिक, दोबारा बोला परफेक्टली इनइलास्टिक। तो अगर दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है तो सर पहला मीनिंग लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे मीनिंग में? मीनिंग में लिखोगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दैट मींस नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस बट डिमांड चेंज इनफिनाइट, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहां पे क्या बोलोगे? चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांड, इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दूसरा क्या करोगे? यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म में इलास्टिसिटी डिमांड 0 होता है, यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म में इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है? 8 होता है। 8 को लुटा दो, 8 जो होता है ना 8, उसको लेटा दो, बोले तो उल्टा ऐसे बनता है। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, ये तो दो मीनिंग निकल गया ना सर। तीसरा बताओ सर, तीसरा बता रहा हूं। इसका जो कर्व होता है परफेक्टली इनइलास्टिक का, ये क्या होता है? वर्टिकल होता है। क्या होता है? वर्टिकल। बोलो वर्टिकल बोलेंगे तो देखो मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं ना, तो ये वर्टिकल फॉर्म है। अगर मैं सो जाऊं तो क्या हो जाएगा? वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल मतलब स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल मतलब सोया हुआ, ठीक है, लेटा हुआ। तो दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कर सकता है ना, 2 मार्क का कंसेप्ट है वो भी कर सकता है, ऑब्जेक्टिव्स है तो भी कर सकता है। कुछ डाउट है? चलो अब हम लोग करते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है? यहां पे मैं एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ये 40% चेंज हुआ। अच्छा, ये 40% चेंज हुआ तो बताओ ये क्या है? P फॉर प्राइस, क्योंकि ये जो पार्ट है ये क्या बता रहा है? प्राइस बता रहा है। क्या बता रहा है? प्राइस बता रहा है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि ये वाला लाइन क्या है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब जो है मान लो एग्जांपल के तौर पे प्राइस कितना परसेंट चेंज हुआ? 40%। डिमांड, क्वांटिटी डिमांड कितना परसेंट चेंज हुआ? 20%। तो सर फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला लगाओ? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जो मैं बना रहा हूं ना, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है, कितना क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ? क्वांटिटी डिमांड सर चेंज हुआ 20%। सर प्राइस कितना चेंज हुआ? 40%। ये 0 0 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया? 1/2 आ गया। 1/2 को हाफ करोगे कितना आएगा? 0.5 आ जाएगा। कितना आ गया? 0.5। अब मुझे बताओ 0.5 आया है, तो अगर मैं 1 से कंपेयर करूंगा तो बताओ कौन बड़ा है? 0.5 बड़ा है कि 1 बड़ा है? सर 0.5 बड़ा है। नहीं सर, बहुत बार क्लास में ले तो बोले सर 0.5 बड़ा है। नहीं, 0.5 पैसा मतलब 58 50 पैसा, और 1 रुपया मतलब 100 पैसा। तो 1 बड़ा है ना, 1 रुपया बड़ा है कि 8 आना बड़ा है? 1 रुपया बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह घुमा दो। तो ये जब मुंह घुमा देते हैं तो अलजेब्रिक टर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं लेस देन 1। क्या बोलते हैं? लेस देन 1। इसीलिए इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? लेस देन 1 होगा। क्या होगा? लेस देन 1, क्योंकि ये ईडी का जो वैल्यू आया है वो कितना आया? 0.5। तो ये मैं यहाँ पे 0.5 के जगह के अगर ईडी लिख दूंगा, 1 लिखूंगा तो भी चलेगा ना। तो इसीलिए क्या होता है? इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है? लेस देन 1 होता है। अच्छा सर, इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है? वेरी सिंपल, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ऐसे भी बोल सकते हो चेंज इन प्राइस, प्राइस के अंदर चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? तो चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट लेस प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। रिपीट करो मेरे साथ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट लेस प्रोपोर्शनेट और लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। बोलो समझ में आ गया सर? एक बार और रिपीट करो, चलो मेरे साथ रिपीट करो। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट, दैट मीन्स उसकी वजह से आप बोल सकते हो अगर प्राइस के अंदर चेंज होता है, सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट लेस प्रोपोर्शनेट चेंज इन और लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। और इसका इलास्टिसिटी डिमांड सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? लेस देन 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेस देन। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बता रहा हूं क्योंकि यहां पे काम आएगा अभी, इसीलिए बोला एक क्वेश्चन पढ़ा तो 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, आंसर लिख सकते हो तुम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया व्हाट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक दैट मींस चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट लेस प्रोपोर्शनेट और लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो सर रिलेटिव इलास्टिक क्या होता है?
रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड अगर आप पढ़ोगे तो यहां पे अगर आप देख रहे हो, लेट्स से एग्जांपल, ये प्राइस मेरा अगेन 40% चेंज हुआ यहां पे। ये मेरा वाई एक्सेस क्या है सर? मेरा वाई एक्सेस प्राइस है, एक्स एक्सेस क्या है? क्वांटिटी डिमांड। मतलब ये जहां पे क्यू है ये क्या लाइन बता रहा है हमको? क्वांटिटी डिमांड। ये जो पी वाला लाइन है क्या हमको बता रहा है? प्राइस। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, बस याद कर लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता, बट ये आप समझो, पी दैट इज प्राइस, ये वाई एक्सेस क्या बता रहा है? प्राइस बता रहा है, इंडिकेट्स, वाई एक्सेस इंडिकेट्स क्वांटिटी डिमांड। ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहां पे देखेंगे प्राइस कितना परसेंट चेंज हुआ? 40%। और क्वांटिटी डिमांड कितना परसेंट चेंज हुआ? 60%। तो अब इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस मतलब प्राइस के अंदर चेंजेस हुआ तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हुआ? कम हुआ, लेस चेंज हुआ या मोर? हायर, ग्रेटर चेंज हुआ या लेस चेंज हुआ? सर ज्यादा चेंज हुआ। मतलब ज्यादा मतलब ग्रेटर। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट मोर और ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोला मैंने? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक। यहां पे क्या था? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहां पे क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट ग्रेटर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बोलो समझ में आ गया सर? हाँ सर। सर इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? तो चलो मालूम करते हैं। ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नाउ अब यहां पे बताओ क्वांटिटी, ये एग्जांपल जो मैंने लिया है आप खुद से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। इसका नोट्स आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना नोट्स। ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में भी ऐड कर दूंगा, नॉर्मल भी ऐड कर दूंगा। ठीक है। अब ये क्वांटिटी डिमांड 60% चेंज हुआ, प्राइस कितना परसेंट चेंज हुआ? 40%। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 2 4। तो ये कितना आ गया? 3/2 आ गया। तो 2 1 2 2। अब यहाँ पे एक बचा ना, यहाँ पे एक बचा, तो 2 1 कम 2 कट हो गया, तो एक बचा। तो अब 2 का टेबल तो एक में नहीं जाएगा, तो ये उधार लेगा, तो उधार मतलब पॉइंट लगाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 2 5 10 मतलब 1.5। अब इसका जो आंसर आया है ईडी का वो कितना आया है? 1.5। तो अगर मैं 1 से कंपेयर करूंगा तो बोलो कौन बड़ा है? 1.5 बड़ा है कि 1 बड़ा है? बोलो कौन सा बड़ा है? 1.5 या 1 बड़ा है? सर 1.5 बड़ा है। तो इसकी तरफ मुंह घुमा दो। तो सर जहां पे 1.5 है क्या मैं वहां पे ईडी लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकता हूं, क्योंकि ईडी का आंसर ही इज इक्वल टू 1.5 है। तो यहां पे इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 1। तो सर अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है तो हम लोग लिख सकेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे सर? अब देखो ये पहले पूछ ले हुए बाद में पूछे, कैसा कोई भी कॉम्बिनेशन, बट आपको याद रखना है रिलेटिवली इन इलास्टिक में डिमांड कम चेंज होता है और रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होता है? डिमांड ज्यादा चेंज होता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया जहां पे इलास्टिक है, जहां पे क्या है? इलास्टिक है, वहां पे डिमांड ज्यादा चेंज होगा। जहां पे इन इलास्टिक है वहां पे डिमांड कम चेंज होगा, या चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा इफेक्ट होगा। ठीक है। अब जो है अगर इसका डिस्टिंग्विश पूछता तो पहले क्या लिखोगे? जैसे मान लीजिए रिलेटिवली इन इलास्टिक पहले पूछ लिया, बाद में रिलेटिव इलास्टिक पूछा, तो क्या बोलोगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इन इलास्टिक। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। दूसरा है सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दोगे, है ना? 2 पॉइंट हो गया। सर तीसरा पॉइंट बताओ, ये जो कर्व है, ये जो डिमांड कर्व है इलास्टिसिटी का, रिलेटिव इलास्टिक का, ये क्या हो रहा है? ये स्टीपर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? स्टीपर। बोले तो पहाड़ के ऊपर खड़ा है, उधर से कूद रहा है, जम देख रहा है, तो स्टीपर है। क्या है ये? स्टीपर है। बिल्डिंग के ऊपर छोड़ा देखो स्ट्रीट, तो ये एक स्टेपर होता है, राइट? स्टीपर टाइप का। ये क्या? फ्लैटर है। इसके ऊपर अपन तो क्या करते हैं, अब रिजॉर्ट में जाते हैं ना, तो स्लाइड जो होता है ना वो क्या होता है? 90 डिग्री वाला स्टीपर जैसा होता है, और जो नॉर्मल स्लाइड है 60-40 डिग्री वाला क्या होता है? वो स्टीपर होता है ना। इसको ये फ्लैटर बोलते, फ्लैटर होता है ना। तो ये दोनों का डिफरेंस, तो पहला क्या बोलोगे? रिलेटिवली इन इलास्टिक में डिमांड कर जो होता है वो स्टीपर होता है, और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड करो में क्या होता है? फ्लैटर होता है। 3 पॉइंट निकल गए सर। 4th पॉइंट लिखना है, एग्जाम्पल लिख दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा कि नहीं समझा? वेरी गुड। ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो एक क्वेश्चन, एक टॉपिक और है सर। क्या टॉपिक है सर? यहां पे जो क्वेश्चन आता है इसको मैं रफ करके समझाता हूं आपको। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है सर? तो देखो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां पे भी सेम वही रहेगा, वाई एक्सेस, यहां पे भी एक्स एक्सेस, यहां पे भी एक्स एक्सेस। क्या होगा? मेरा क्वांटिटी डिमांड होगा। क्या होगा सर? क्वांटिटी डिमांड होगा। और वाई एक्सेस मेरा क्या होगा सर? प्राइस होगा।
अब यहाँ पे अगर मैं जैसे मान लीजिए मार्केट में सैंपल लेता हूँ, ये मेरा क्या है OQ है, इसको सैंपल लेना मतलब मार्केट में इतना डिमांड है और इतना क्या प्राइस है, ये मैंने अज्यूम कर लिया है, ठीक है, डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मान लीजिए प्राइस को मैं घटा दिया, तो जब मैं प्राइस को घटा दिया तो मैंने डिमांड को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जैसे मान लीजिए प्राइस, अगर यहाँ पे प्राइस को मैंने घटाया तो मेरा क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगा, प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए 50% से प्राइस कम हुआ और 50% से क्या होगा, डिमांड मेरा बढ़ गया, तो इक्वल चेंज होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सर समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो ये टोटल टाइप है, 5 टाइप के इलास्टिसिटी डिमांड। तो अब मुझे बताओ डिस्टिंग्विश बिटवीन कोई भी, यहाँ पे 5 टाइप में से कोई भी कॉम्बिनेशन लेगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर तुमने नोट्स में लिख लिया है और तुमको समझ में आ गया है तो तुम इजीली डिस्टिंग्विश लिख सकता है, क्योंकि 2 पॉइंट मैंने तुमको फ्री में बताया कि भाई ED = 0, ED = इन्फिनिट, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ED यहाँ पे ED = 1 होगा। तो ये बता दिया, एक पॉइंट निकल गया सर, दूसरा मीनिंग लिख दिया, तीसरा इसका कर्व डाउनवर्ड बोल दिया, इसका वर्टिकल बोला, इसका हॉरिजॉन्टल बोला, इसका डाउनवर्ड बोल सकता है, इसका स्टीपर बोल सकता है, इसको क्या बोल सकता है, फ्लैटर बोल सकता है। तो 3 पॉइंट तुम इजीली निकल गया। बाकी एग्जांपल तुम लिख दो, तुमको 2 मार्क्स तुम्हारे पक्के होंगे, 8 मार्क का है तो भी 8 मार्क तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। और इसके बेस के ऊपर एक कर्व क्वेश्चन पूछता है कि पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी डिमांड। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ अब ये जो है y एक्सिस क्या प्राइस है, x एक्सिस मेरा क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहेगा और बोलेगा कि भाई जो स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे टोटल कितने स्टेटमेंट है सर, यहाँ पे टोटल 4 स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट को अपने को बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट अपने को बताना है। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि भाई स्टेटमेंट जो दिया है वो बताओ ट्रू है या फॉल्स है। तो अब मुझे बताओ ये डिमांड वाले पॉइंट पे, सी वाले पॉइंट पे डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है क्या। अब यहां पे तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा सर रिलेटिव इलास्टिक क्या होता है, तो रिलेटिव इलास्टिक मतलब क्या हुआ, डिमांड ग्रेटर चेंज होता है, प्राइस कम चेंज होता है। तो अब मुझे बताओ कौन से पॉइंट पे सर, ये सी वाले पॉइंट पे। अच्छा इसको मालूम करने का भी एक मेथड है, वो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। देखो पॉइंट मेथड का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मालूम करने का है L/U। L मतलब क्या होता है, लोअर सेगमेंट ऑन डिमांड कर्व, अपर सेगमेंट ऑन डिमांड कर्व। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो लोअर सेगमेंट ऑन डिमांड कर्व मतलब देखो ये जो कर्व है ना, ए से लेके जो है पूरा यहां तक ई तक का जो है ये कर्व है। कौन सा कर्व है सर, डिमांड कर्व है। कौन से कर्व है, डिमांड कर्व है। तो ये जो ए से लेके ई है ये डिमांड कर्व है, इसको हम लोग लीनियर कर्व बोलते हैं। लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जब जाता है तो उसको लीनियर बोलते हैं। अगर वो जिगजैग जैसे या ऐसा सर्कल जैसे जाएगा तो उसको हम लोग नॉन लीनियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर कर्व है, इस डिमांड कर्व के ऊपर अलग अलग पॉइंट दिया है। क्या दिया है, अलग अलग पॉइंट दिया है। क्या दिया है, अलग अलग पॉइंट दिया है। अब मान लीजिए ये सी वाला पॉइंट है, हम लोग सी पॉइंट पे देख रहे हैं, तो ये जो नीचे वाला पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट ऑन डिमांड कर्व, और ये जो ऊपर वाला है ये क्या हो जाएगा, अपर सेगमेंट ऑन डिमांड कर्व। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। अब अज्यूम कर लो कि जो ए से लेके ई है वो टोटल कितना है, 8 है, मतलब 8 है, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको अज्यूम कर लिया है, मान लो इकोनॉमिक्स में मान लिया जाता है, ठीक है। ये 8 इसलिए लिया है ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सको। क्या कर सको, इजीली कैलकुलेट कर सको। अब इसको ए से लेके ई तक है, तो जितने पॉइंट था उसको मैंने क्या किया, 8 को अलग अलग डिवाइड कर दिया, दो में इक्वल पार्ट में, ठीक है। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे लोअर सेगमेंट की वैल्यू कितनी है सर, ये सी से लेके ई तक की वैल्यू कितनी है सर, 2 वैल्यू है। कितना है, 2 है। लेकिन सर अपर सेगमेंट से सी से लेके अगर मैं ए तक देखूं तो यहां पे टोटल कितना आ रहा है सर, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या हो गया, 1/3 हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 का टेबल 1 में नहीं जाएगा सर, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट ले लूंगा। लेकिन जब मैं पॉइंट ले रहा हूं तो शायद क्या पहले 0 लगाना है, ठीक है। तो 3 का अब पॉइंट लगा दिया तो ये 0 हो गया, 10 हो गया, तो 3 3 ज़ा क्या हो गया, 9 हो गया। फिर 1 आएगा तो ये बेसिकली 0 पॉइंट क्या हो गया, 33 हो गया। मतलब ये पॉइंट मेथड से मेरा कितना आया है, 0.33 आया है। तो मैं एक बड़ा है कि 0.3 बड़ा है सर, एक बड़ा है।
क्या बड़ा है? 1। तो ये वाले पॉइंट पे, सी वाले पॉइंट पे मेरा जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या है? लेस देन 1 आया है। तो जब इलास्टिसिटी डिमांड मेरा लेस देन 1 आता है तो वो क्या होता है? रिलेटिवली इलास्टिक। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? पॉइंट सी इज द रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। तो अब मुझे बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सर ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? क्योंकि सी वाले पॉइंट पे क्या होगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होगा। क्या होगा? रिलेटिवली। तो आप लिखोगे स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज एट पॉइंट सी डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, तब जाके आपको 1 मार्क्स यहां पे मिल जाएगा। ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या बोलता है? डिमांड एट पॉइंट बी वाला पॉइंट ये है। ठीक है। बी पॉइंट पे क्या है? यूनिटरी इलास्टिक है। तो अब चलो इसको भी कैलकुलेट कर लो। अगेन वही लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट, लोअर डिवाइडेड बाय अपर लिमिट। देखो कौन से पॉइंट पे? ये रफ कर दो, ये सब भूल जाओ थोड़ा सा। ठीक है। ये वाले पॉइंट पे हम लोग सिर्फ लिखते हैं ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1 था। ठीक है। ये वाले सी वाले पॉइंट पे। अब जो है मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये पूरा जो है कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया? लोअर लिमिट हो गया, और ये वाला क्या हो गया? अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है बी वाले पॉइंट से? 6। तो ये क्या हो गया? 6 डिवाइडेड बाय अपर लिमिट कितनी है सर? 2 है। समझा कि नहीं समझा? देखो बी वाले पॉइंट पे मुझे मालूम करना है, तो बी के नीचे वाला जो वैल्यू होगा, बी के नीचे वाला जो कर है वो क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट का कर, लोअर सेगमेंट हो जाएगा, और बी के ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अपर सेगमेंट हो जाएगा। तो लोअर सेगमेंट में कितना था सर? 6 था, अपर सेगमेंट में 2 था। तो 2 1 2, 2 3 6। तो ये आंसर कितना आया सर? 3 आया। तो जब मेरा आंसर 3 आया है तो अब बताओ 1 बड़ा है या 3 बड़ा है? सर 3 बड़ा है। तो सर 3 के जगह पे मैं ईडी लिख सकता हूं ना, क्योंकि मैं ये क्या मालूम किया? इलास्टिसिटी डिमांड ही मालूम किया हूं। तो ईडी ग्रेटर देन 1 हुआ। तो सर जब ईडी ग्रेटर देन 1 यहां पे आता है, क्या आता है? ईडी ग्रेटर देन 1। तो अब इसमें से देखो ईडी ग्रेटर देन 1 कहां आ रहा है सर? यहां आ रहा है। तो ये क्या है सर? रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था? डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक। तो आप क्या बोलोगे? ये द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, बिकॉज एट पॉइंट बी डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सर पॉइंट डी पे, अब ये डी वाला पॉइंट है तो आप ऐसे अंदाजा लगा लो, ये ऊपर भी 2 जा रहा है, लोअर सेगमेंट में भी, अपर सेगमेंट में भी 2 है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 1। तो ये पॉइंट डी क्या है? ये भी फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। क्योंकि ये डी पॉइंट पे अगर मैं मालूम करूं तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट की वैल्यू कितनी है सर? लोअर सेगमेंट की वैल्यू 4 है, अपर सेगमेंट की वैल्यू देखो ये हाफ हाफ है ना, तो लोअर सेगमेंट की भी वैल्यू कितनी है सर? 4 है। तो इसको कट किया तो कितना आया सर? 1 आया। तो जब 1 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये भी क्या बोलोगे? द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज एट पॉइंट डी डिमांड इज रिलेटिव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिसिटी। ठीक है। अच्छा 8 पॉइंट ए वाले पॉइंट पे है देखो, तो ए पॉइंट पे देखोगे तो लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट? लोअर लिमिट सर क्या है? टोटल 8 है। अपर लिमिट क्या है सर? 0 है। तो ये वाला जब ऐसा कंडीशन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 आया तो नीचे क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट, जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये वाले पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट पे क्या है? एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो बोलोगे यस, इसको ट्रू है। क्या है? ट्रू। सर ये ट्रू क्यों है? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में डिमांड चेंज होता है इन्फिनाइट, बट प्राइस क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। तो ये वाला क्या है? ट्रू है। अच्छा पहला वाला क्या था? फॉल्स था। तो अब मुझे बताओ इसमें से 2 मार्क का डिस्टिंग्विश बिटवीन, 2 मार्क के कंसेप्ट, 8 मार्क का लॉन्ग आंसर, 4 मार्क का शॉर्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ सकता है। पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी डिमांड, आपको यही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा क्वेश्चन देके कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, तो भी आप क्या करोगे? मेथड यही है, यही आपको फॉलो करना है। ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक समझा रहेगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। या आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पे जाके जुड़ सकते हैं, वहां पे जो है मैंने पीडीएफ शेयर करके रखा है। ठीक है। सो आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है। टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन एटलीस्ट सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।